हेलो दोस्तों, टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज के भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति खंड में आपका स्वागत है। अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की ओर चलिए बढ़ाते हैं कदम आज के इस प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से। तो सबसे पहले अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारी कोशिश है कि इस अभ्यास के माध्यम से आपकी परीक्षा को धार दी जा सके। पहला प्रश्न पटल पर है, भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से गलत कथन ही आपका सही विकल्प होगा। पहला कथन है, संस्कृत भाषा एवं साहित्य सदियों के विकास के पश्चात शाही संरक्षण के माध्यम से वहां पहुंचा, जिसे शास्त्रीय प्रकर्ष के एक स्तर के रूप में वर्णित किया गया है। दूसरा कथन है, महिलाओं की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया। वे औपचारिक शिक्षा की हकदार थीं और इसी कारण से उस काल में महिलाएं शिक्षक, दार्शनिक एवं डॉक्टर थीं। समय पूर्व विवाह कानून द्वारा निषेध था तथा उन्हें संपत्ति का अधिकार था। सी है कि पुजारियों एवं मंदिरों को प्रशासनिक एवं वित्तीय निरापददाताओं के साथ साथ भूमि तथा गांवों के बढ़े हुए अधिक अनुदान दिए जाने से प्रशासनिक सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रभावित था। और डी है, भूमि अनुदानों ने भारत के कृषि दासता के उद्भव का तथा सामंती विकास का रास्ता खोला, जिसके परिणाम स्वरूप कृषक वर्ग में निराशा हुई। तो दरअसल अगर इसकी व्याख्या देखें तो गुप्त काल में स्त्रियों की दशा पहले की अपेक्षा उसमें गिरावट देखी गई थी। जो आपका बी ऑप्शन है ये गलत होगा। दरअसल ये विकल्प के लिहाज से सही है, कथन के लिहाज से ये गलत होगा। आप देखेंगे इसका प्रमुख कारण क्या था। कारण ये था कि उपनयन संस्कार बंद हो गया, अल्पायु में विवाह होने लगा गुप्त काल में। इस काल में देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। कालिदास के मेघदूत में स्वयं इसका जिक्र किया गया है। स्त्री शिक्षा का प्रचलन था, लेकिन अमरकोश में शिक्षिकाओं के लिए कहा गया उपाध्याय, उपाध्याय और आचार्य शब्द आए हैं। कामसूत्र और मुद्रा राक्षस में वैश्याओं का भी वर्णन मिलता है। इस लिहाज से जो बी विकल्प है वो सही है, क्योंकि बी कथन सही प्रतीत नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको विष्टि कहा जाता था। ऑप्शन ए कर, ऑप्शन बी बेगार, ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन सी जिला या ऑप्शन डी जाति। तो दरअसल मध्य और पश्चिम भारत में जो ग्रामवासी थे, सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए उनसे क्या लिया जाता था? उनसे बेगार लिया जाता था। और बेगार क्या होता है? बेगार उस चीज को कहते हैं जब आपसे श्रम लिया जाए लेकिन उसके बदले में आपको शुल्क अदा न किया जाए। तो अर्थात बिना शुल्क के आपसे अगर श्रम कराया जाता है तो उसको बेगार कहा जाएगा। तो ये बेगार कराने की बात दिखाई देती है और इसके लिए विष्टि शब्द का उल्लेख किया गया है। इसलिए आपका जो विकल्प के लिहाज से देखेंगे तो बी विकल्प आपका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? इस काल में बौद्ध धर्म को राज्याश्रय मिलना समाप्त हो गया। दूसरा कथन है, नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। अगला कथन है, इस काल में वैष्णव संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ। अब इन कूटों के आधार पर सही उत्तर का आपको चयन करना है कि पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा तीनों विकल्प सही हैं। तो दरअसल गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना समाप्त हो गया। जो स्थान अशोक व कनिष्क के काल में था वो अब नहीं रहा। इस काल में आप देखेंगे कि कुछ स्तूपों और विहारों का निर्माण हुआ। नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। इस काल में आकर महायान बौद्ध धर्म की तुलना में भागवत या वैष्णव संप्रदाय अधिक प्रभावी हो गया। इसने अवतारवाद का उपदेश दिया और इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादित किया। तो इस लिहाज से अगर विकल्पों के आधार पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको तीनों विकल्प सही प्रतीत होते हैं। तो आपका डी विकल्प हो जाएगा, इसमें तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार नवरत्नों से अलंकृत था। तीसरा है, अजंता की चित्रावली गुप्तकालीन बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब आपको इसमें से सही उत्तर का चुनाव करना है। दरअसल इसमें से अगर कथन वाइज आप देखें तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उनको दिखाया गया है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों कला और साहित्य के संपोषक रहे हैं। इस लिहाज से आपका पहला कथन तो बिल्कुल सही है। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दरबार था उस दरबार में नवरत्न थे। नवरत्नों से उनका दरबार अलंकृत था। कौन कौन नवरत्नों में थे? तो कालिदास थे, धन्वंतरी थे, क्षपणक थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, बेताल भट्ट थे, घटकर पर थे, वराह मिहिर थे, वर रुचि थे। तो इन सबको मिला के 9 लोगों को मिला के नवरत्न
यहाँ पर था और नवरत्न इनकी सभा को अलंकृत करते थे। इस लिहाज से अगर देखें तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दरबार है वो नवरत्न से अलंकृत अलंकृत था। यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम लिखा है, इस लिहाज से ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगले कथन की तरफ चलें तो गुप्त काल में सारनाथ और मथुरा में बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं बनी, परंतु गुप्त कालीन जो बौद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है वो अजंता की चित्रावली है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो अजंता की चित्रावली को गुप्त कालीन जो बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है, बिल्कुल है, ये सही कथन है। इस लिहाज से अगर विकल्प चुनना हो आपको तो इसमें से 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है कि पूर्वी भारत में निम्नलिखित किस काल को रचनात्मक काल कहा गया। तो ये आपके सामने कुछ काल दिए गए हैं, 3री से 7वीं सदी को या 4थी से 7वीं सदी को या 5वीं से 8वीं सदी को या 6ठी से 7वीं सदी को। आपको बताना है कि इनमें से किसको आपको रचनात्मक काल की संज्ञा दी गई। तो देखिए पूर्वी भारत में जो 4थी से 7वीं सदी का काल है इसको रचनात्मक काल कहा जाता है। इस काल में पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, बांग्लादेश के एक बड़े भाग में आप देखेंगे कि संस्कृत विद्या, वैदिक कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था तथा राजतंत्र का विस्तार हुआ, इसीलिए इसको ऐसा कहा जाता है। इसलिए आपका जो विकल्प बी है वो बिल्कुल सही है। 4थी से 7वीं सदी वो कालखंड है जिसको कि रचनात्मक काल की संज्ञा दी जाती है। इन विभिन्न क्षेत्रों में चाहे संस्कृत विद्या हो, वैदिक कर्मकांड हो, वर्ण व्यवस्था हो या राजतंत्र के विस्तार के कारण। अगला प्रश्न है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक, पहले गुप्त शासक को जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त। तो देखिए यहां पर अगर चंद्रगुप्त द्वितीय पर विचार करें जिनका कार्यकाल 375 से 415 ईस्वी के बीच में था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे समुद्रगुप्त के बाद सिंहासन पर बैठे थे। हालांकि इस बीच में एक कमजोर शासक रामगुप्त के अस्तित्व का भी कुछ लोग उल्लेख करते हैं, उनके अस्तित्व के बारे में भी कहा जाता है, हालांकि उनकी ऐतिहासिकता पर संदेह भी किया जाता है। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय भी प्राप्त की थी और इसी के बाद गुप्त साम्राज्य और शक्तिशाली हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कई उपाधियां धारण की जिसमें विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत, ध्यान रखिएगा इनकी जो उपाधियां थी उसमें विक्रमांक भी थी, इनकी एक उपाधि विक्रमादित्य भी थी, यह भी कई बार पूछा जाता है, तो विक्रमादित्य भी थी। इसके अलावा एक अन्य उपाधि जिसका यहां पर उल्लेख है परम भागवत, ये उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। तो इन्होंने सही विकल्प का अगर आपको चयन करना हो तो इस आधार पर आपका सही विकल्प हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है भारत की यात्रा करने वाले वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। यहां पर पहला कथन है सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग से पूरी तरह से सुरक्षित थे, मतलब सेफ्टी फीचर्स थे पूरे। दूसरा है जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तीसरा है व्यापारियों को नौघाटों और नाकों, बैरियर स्टेशंस जो होते थे पर शुल्क देना पड़ता था। इस आधार पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए इसमें से जो वेनसांग हैं, जो चीनी यात्री थे, वो ईसा की 7वीं सदी में भारत में आए थे, आपको पता होगा। और उन्होंने अपने यात्रा संस्मरण को, जिसको सीयूकी नाम से जाना जाता है, आपको पता है कि वेनसांग का यात्रा विवरण क्या कहलाता है, सीयूकी इस नाम से जाना जाता है। तो उसने उसमें कुछ बातों का उल्लेख किया है। उसने क्या कहा कि हर्ष को वैश्य जाति का बताया और उसकी कर्तव्य परायणता की उसने प्रशंसा की। उसने ये भी कहा कि सड़कों पर आवागमन को पूर्णतया सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। इस लिहाज से अगर आप देखें, क्योंकि वह स्वयं भी लूट का शिकार हुआ था, ये बात उसने सीयूकी में लिखी है, इसलिए पहला कथन आपका गलत हो जाता है। इस लिहाज से अगर देखें दूसरे कथन की तरफ चलें तो उसके अनुसार वो ये भी कहता है कि अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि के द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थीं, इसलिए आपका दूसरा कथन सही हो जाएगा। अगला देखें आप, उसके अनुसार वो ये भी कहता है कि व्यापारिक मार्गों पर घाटों, बिक्री की जाने वाली वस्तुओं आदि पर भी टैक्स लगता था, कर लगता था, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था, इसलिए तीसरा भी कथन सही है।
इसलिए अगर विकल्प देखें तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है और ये आपका बी विकल्प है, तो इस लिहाज से बी विकल्प सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल पद नाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? आपको बताना है, क्या वो सैन्य अधिकारी होते थे, ग्राम मुखिया होते थे, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ होते थे, या शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख को कहा जाता था? तो दरअसल पट्टकिल की जब बात होगी, पट्टकिल और महत्तर की बात होगी, तो पूर्व मध्य काल कह लें या मध्यकाल कह लें, इसमें ग्राम प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी। और इसी का जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था? वो महत्तर कहलाता था। ये होगी बात। लेकिन इसी समय इसी को ग्राम का जो अधिकारी था, ग्राम जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, इसका जो प्रमुख था महत्तर कहलाता था और दक्षिण भारत में इसी को पट्टकिल कहा जाता था। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो विकल्प आपका ग्राम मुखिया होगा, जो कि विकल्प बी में है, इसलिए बी विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिहारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस साम्राज्य के राजा भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर राजा महीपाल के दरबार में रहते थे और बगदाद का यात्री जो अल मसूदी है, इसने इस साम्राज्य को अल जुज्र के रूप में नामित किया है। इन तीनों कथनों में से कौन सा सही है, आपको विकल्प के आधार पर चयनित करना है। तो दरअसल कन्नौज पर शासन करने वाले प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, आप जानते होंगे। नागभट्ट प्रथम के शासनकाल में इस राजवंश को बहुत प्रमुखता मिली थी। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और इस राजवंश का सबसे महान भोज था, राजा भोज, जिसको आप कई बार इनका नाम कई कहानियों में भी सुने होंगे। इनके नाम पे काफी दंत कथाएं भी बनी हुई हैं। इन्होंने साम्राज्य को पुनर्गठित किया तथा लगभग 836 ईस्वी की अगर बात की जाए तो इस समय तक इन्होंने कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, जो लगभग एक शताब्दी तक प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी रही। अर्थात कन्नौज एक शताब्दी तक प्रतिहारों की राजधानी भी रही। भोज की जहां तक बात है तो ये विष्णु के भक्त थे और इन्होंने आदिवराह की उपाधि भी धारण की थी, जो कुछ सिक्कों पर भी अंकित पाया गया है। इसलिए जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर दूसरे कथन की तरफ चलें तो प्रतिहार राजवंश शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक थे। इनके काल में शिक्षा को भी बहुत महत्व दिया गया, साहित्य का भी संरक्षण किया गया। तो इस लिहाज से आप देखेंगे तो महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर, इनका नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने काव्य मीमांसा की रचना की थी, राजा महीपाल के दरबार में रहते थे। तो दूसरा विकल्प भी आपको देखिए यही बात वो कह रहा है, ये विकल्प भी सही है। अब देखिए प्रतिहारों ने उत्तर भारत पर 100 वर्षों से अधिक समय तक प्रभुत्व बनाए रखा। बगदाद का जो शासक था, जो यात्री था अल मसूदी, वो 915 से 916 ईस्वी में गुर्जर साम्राज्य का दौरा करता है। वो यहां आता है और प्रतिहार शासकों की शक्ति और प्रतिष्ठा और उनके साम्राज्य की विशालता के बारे में न सिर्फ यहां आता है बल्कि लिखता भी है। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल जुज्र कहा है। इस लिहाज से आप देखें तो तीसरा विकल्प भी सही है। इस तरह से आपके ये तीनों ही विकल्प सही हो जाते हैं और ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य अपने अपभ्रंश भाषा के विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। एलोरा में शैलकृत शिव मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया। और अगला कथन है, यह साम्राज्य अपने धार्मिक विचारों में असहिष्णु था। अब आपको बताना है इन तीनों कथनों में से कौन से सही हैं। तो दरअसल आप देखेंगे राष्ट्रकूटों के बारे में ये जो बात कही जा रही है, इसके बारे में अगर विचार करें तो इसमें जब पाल और प्रतिहार जब उत्तर भारत पर शासन कर रहे थे, उस समय राष्ट्रकूट दक्कन क्षेत्र में अर्थात दक्षिण में भारत में एक शक्तिशाली और प्रमुख साम्राज्य था। मतलब पाल और प्रतिहार जिस समय उत्तर भारत में रहेंगे, पाल और प्रतिहार, उसी समय दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो वहां पर राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे। तो इस लिहाज से आप देखेंगे राष्ट्रकूट शासन अपने धार्मिक विचारों में काफी सहिष्णु था और वो शैव, वैष्णव, जैन आदि सभी धर्मों को संरक्षण भी ये लोग दिए थे। अमोघ वर्ष की जहां तक बात है, ये जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्मावलंबी थे, किंतु उसने कई अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया था। देखिए राष्ट्रकूट राजवंश ने मुस्लिम व्यापारियों को उनके क्षेत्र में बसने और इस्लाम की शिक्षा देने की भी अनुमति दी थी। इस लिहाज से अगर देखेंगे तो असहिष्णु तो इनको कहना ठीक बात नहीं है,
तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा और ऊपर के आपके बाकी 2 कथन सही हो जाएंगे। इस लिहाज से आप देखेंगे तो आपका विकल्प के लिहाज से देखें तो विकल्प ए केवल 1 और 2 आपके सही हो जाएंगे, जो कि ए विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हजार स्तंभ मंदिर तेलंगाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हजार स्तंभ मंदिर के बारे में यह बात पूछी जा रही है। इसमें पहला है कि इसका निर्माण राजा रुद्रदेव ने करवाया था, दूसरा यह केवल भगवान विष्णु को समर्पित है, तीसरा यह काकतीय वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। अब इसके आधार पर आपको विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है कि केवल दूसरा सही है, केवल 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है कि 1, 2, 3 सही है। तो दरअसल इसमें से कथन 1 और 3 सही है, कथन दूसरा गलत है। कैसे गलत है? तो देखिए, इसका निर्माण की जहां तक बात है, काकतीय राजवंश के राजा रुद्रदेव ने कराया था। किसका निर्माण? हजार स्तंभ मंदिर की बात हो रही है, तो इस लिहाज से पहला आपका सही हो गया। यह काकतीय वास्तुकला का शानदार उदाहरण भी प्रस्तुत करता है, तीसरा भी सही हो गया। यह तेलंगाना में अवस्थित है, यह भगवान विष्णु, शिव एवं सूर्य को समर्पित है, इसलिए केवल भगवान विष्णु को यहां समर्पण करने की बात की जा रही है, जो कि गलत हो जाती है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो भगवान विष्णु, शिव और सूर्य तीनों को ही यह मंदिर समर्पित है। इस लिहाज से विकल्प बी आपका सही होगा। आज का हमारा और आपका साथ यहीं तक, तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। और अब तक आपने अगर पिछली सीरीज को नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके और आपका आत्मविश्वास आपके अभ्यास के माध्यम से इसका ग्राफ और बढ़ सके और आप सफलता के नए मानदंड स्थापित कर सकें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।